वंदे मातरम साथियों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के आवेदन है वो शुरू होंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या प्रोसेस रहेगा। छोटा सा जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसी के आधार पर मैंने बताया था, लेकिन आज विस्तार से आपको बताऊंगा कि पूरा प्रेस नोट क्या है, कौन पात्र होंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सहायक किसको अनुमत है, किसको सहायक अनुमत नहीं है। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो कैसे करेंगे, और जो जैसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि पहले तो मैं पूरी आपको विज्ञप्ति बताऊंगा कि कितने लोग जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद में जो अनुदेशक साथ में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या फॉर्मेट या एप्लीकेशन के रूप में उनको सहमति पत्र है वो तैयार करना पड़ेगा। रेल यात्रा के लिए और हवाई यात्रा के लिए अनुदेशक है उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। इसके अलावा स्व घोषणा प्रमाण पत्र परिशिष्ट एक क्या है और वो आपको किस तरीके से तैयार करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी वो चाहिएगा चिकित्सीय प्रमाण पत्र, यानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिएगा जो आवेदक है उनके लिए, तो आवेदक है उनके लिए, और उनके सहायक जो भी साथ में जीवन साथी या जो सहायक है उनके लिए भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र वो कैसा होगा। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इस योजना में। और यहाँ से जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है, यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हैं तो अभी तक तो ये फाइल नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि ये कल शुरू होगा, तो आज तो ये अभी तक इसमें नहीं बता रहा है कि ये फॉर्म जो भरने का प्रोसेस है वो आज 26 तारीख है, तो 27 से शुरू होगा। लेकिन पूरी विज्ञप्ति मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ और एक एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा और कौन सा फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026। अब ये योजना है वो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है और जो वरिष्ठ नागरिक है 60 साल या उससे अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए है। अब इसमें जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा विभाग द्वारा यानी देवस्थान विभाग द्वारा व्यय किया जाता है। और योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या देखें तो रेल मार्ग से 50,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी और 6,000 यात्री है वो वायुयान मार्ग से यानी हवाई यात्रा की जाएगी, जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू, वहाँ की यात्रा होगी। अब इसमें ये सामान्य संख्या है, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन है वो किया जा सकता है देवस्थान विभाग की अनुसार अगर कोई है तो। अब तीर्थ स्थानों की सूची मैंने कल भी बताई थी, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इन जो निम्न रेल द्वारा यात्रा है उसमें जो तीर्थ स्थान 15 दिए हुए हैं इनमें से आपको कोई भी 3 चॉइस भरनी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर आपका लॉटरी में नंबर आ जाता है तो आपकी जो भी चॉइस होगी और जितने लोगों की ज़्यादा चॉइस होगी उसके अनुसार आपको ट्रेन का जो भी शेड्यूल होगा उसके अनुसार आपका नंबर आएगा। तो रेल यात्रा में जो पहला तीर्थ स्थान है वो है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ। यानी इसमें कई चीज़ें जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई है जो पिछले साल नहीं थी, जैसे इसमें ऋषिकेश का शायद मुझे लगता है जोड़ा गया है। इसके अलावा अयोध्या का, वाराणसी वगैरह ये सबसे मतलब 5 स्थानों की इसमें यात्रा होगी। दूसरा है समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी और सारनाथ। तीसरा है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा और अयोध्या। इसके अलावा चौथा है द्वारकापुरी, नागेश्वर और सोमनाथ। 5वां है तिरुपति, पद्मावती। 6ठा है कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी। 7वां है गंगा सागर, कोलकाता। उसके बाद में है 8वां जगन्नाथपुरी, कोणार्क। 9वां है रामेश्वरम और मदुरई, 2 तमिलनाडु के जो स्थान है। इसके अलावा 10वां है वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, यानी वैष्णो देवी की यात्रा होगी, अमृतसर वाघा बॉर्डर की यात्रा होगी। इसके अलावा 11वां है गोवा के मंदिर और अन्य चर्च वगैरह है वो स्थल। 12वां है महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर और एलोरा। 13वां है बिहार शरीफ। 14वां है श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। और अगला है पटना साहिब, पटना बिहार में। ये तो हो गए 15 स्थान जो रेल द्वारा यात्रा करवाई जाएगी, और आपको इनमें से 3 चॉइस भरनी पड़ेगी फॉर्म जब भरेंगे। हवाई यात्रा के लिए है पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू नेपाल में है। अब इसमें कुछ स्थानों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये होगा कि जिस स्थान की सबसे ज़्यादा जो डिमांड आएगी उसके अनुसार उसकी ट्रेन वगैरह है वो शेड्यूल की जाएगी, और वहाँ लोग है वो ज़्यादा जो भी प्रसिद्ध स्थल है वहाँ अगर आप भरेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो ये तो कुछ स्थान हो गए। अब इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा या जो भी है वो देवस्थान विभाग है उसमें तय करेगा। अब यात्रा के लिए पात्रता क्या रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला तो राजस्थान का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, यानी उसकी आयु मैंने कल भी बता दिया था कि 1 अप्रैल 2026 को, क्योंकि मैंने कल जो 2025 की विज्ञप्ति के आधार पर बताया था, तो आज लेटेस्ट विज्ञप्ति है 1 अप्रैल 2026 को अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल हो चुकी है तो वो पात्र है, अर्थात आवेदक का जन्म है 1 अप्रैल 1966 से पूर्व का हो। 1 अप्रैल 1966 के बाद का है तो वो आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदनकर्ता यदि यात्रा में जीवन साथी को ले जाना चाहते हैं तो आवेदन जो भी फॉर्म भरे उस समय जीवन साथी का कॉलम है वो आपको अनिवार्य रूप से भरना होगा। तो आपका जीवन साथी का भी ऑप्शन आएगा, तो वो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन साथी का नाम भी अपने आप उसमें जुड़ जाएगा। तीसरा है, हवाई यात्रा में 80 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के अगर कोई आवेदक है, उनको हवाई बीमा नहीं होने के कारण यात्रा दिवस को हवाई टिकट बुक करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः योजना अंतर्गत हवाई यात्रा के दिन 80 वर्ष से उससे अधिक उम्र के यात्री है वो पात्र नहीं होंगे। तो हवाई यात्रा के लिए अगर आप 80 साल के ज़्यादा है तो हवाई यात्रा के लिए आवेदन नहीं करें। और हवाई यात्रा में किसी भी स्थिति में सहायक अनुमति नहीं होगा, क्योंकि 80 साल के अधिक अगर बुजुर्ग हैं तो उनको चलने फिरने में समस्या हो सकती है, तो सहायक की आवश्यकता होती है। लेकिन हवाई यात्रा में सहायक अनुमति नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो भी आपको बता देता हूँ। चौथे में आपको आवेदक स्वयं या जीवन साथी आयकरदाता नहीं हो, और इस बाबत आपको स्व घोषणा देनी पड़ेगी। स्व घोषणा का मैंने फॉर्मेट बता दिया, मैं आपको लास्ट में वापस बता दूंगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग सरकार की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना उसमें लाभ नहीं उठाया गया हो, यानी आपने अगर एक बार लाभ उठाया तो दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। और इसके अलावा यात्रा नहीं की और आयकरदाता नहीं होने का स्व घोषणा परिशिष्ट 1 है वो आपको देना होगा। यानी जो मैंने आपको अभी बताया था, ये जो घोषणा पत्र है स्व घोषणा, इस तरीके का परिशिष्ट 1 होगा, जिसमें मैं पिता का नाम, हाल निवासी प्रमाणित करता हूँ कि मैं आवेदन करता और मेरे जीवन साथी का नाम आयकरदाता नहीं है और हमारे द्वारा इस यात्रा का पूर्व में लाभ नहीं लिया गया और हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो पूर्णतः सत्य है। और भविष्य में अगर निजी जांच में इत्यादि में अगर आवेदन करता है या जीवन साथी संबंधित कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो जो भी यात्रा की गई है उसका पूर्ण खर्च राजकोष में जमा कराने की सहमति प्रदान करता हूँ। और इस तरीके से आपको आवेदक और जीवन साथी के उसको हस्ताक्षर करना है। तो ये फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये फॉर्मेट भर के देना पड़ेगा। और अगर मान लो आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो जो भी व्यय होगा वो आपको भरना पड़ेगा, उस पर 25% राशि है वो दंडात्मक राशि अलग से व्यय मतलब देनी पड़ेगी। तो कोशिश करें गलत जानकारी नहीं बने। भिक्षा या वृत्ति वाले जो भी है वो आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं हो, और इसके लिए आपको वरिष्ठ नागरिक को एक आवेदन पत्र के साथ में चिकित्सा अधिकारी यानी जो भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हैं उनका एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा के हेतु शारीरिक रूप से सक्षम और स्वस्थ है। ये प्रमाण पत्र आवेदन भरते समय अपलोड किया जाना है। यानी ये प्रमाण पत्र मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो एक तो स्व घोषणा था, दूसरा है परिशिष्ट 2 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवेदक के लिए प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आवेदक उसका नाम आ जाएगा, पिता का नाम, उम्र आ जाएगा, निवास वगैरह आ जाएगा कि देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है और आवेदक में ऐसी कोई शारीरिक अक्षमता या बीमारी नहीं है जो इन्हें 10 दिन की लंबी यात्रा तथा यात्रा साधन जैसे ट्रेन वगैरह या रेल जो भी हवाई यात्रा है उसमें चढ़ने उतरने में अक्षम बनाती हो। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट है वो चिकित्सा अधिकारी जो भी है वो देंगे और मोहर लगा के देंगे। मोबाइल नंबर और पद स्थापन उनका स्थान होगा। तो इस तरीके से ये एक तो जो फॉर्मेट है वो आवेदक के लिए होगा। उसका दूसरा भाग है वो जीवन साथी या सहायक के लिए। अगर आप जीवन साथी का सिलेक्शन करते हैं या चॉइस भरते हैं उनका भी आपको सिलेक्शन, तो उसके लिए भी आपको ये प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना पड़ेगा कि जो भी जीवन साथी है उनका नाम, पिता का नाम वगैरह, पति का नाम, उम्र, और इनके लिए भी ये फॉर्मेट है। और दोनों पे आपको चिकित्सा अधिकारी के साइन करवा के वो फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसकी PDF आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये विशेष ध्यान रखें कि ये प्रमाण पत्र अब जैसे फॉर्म 27 तारीख से भरे जाएंगे और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी फॉर्म भरें तो आज ही आप ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। तो वहाँ से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके जो भी आप नागरिक जो भी आवेदक खुद और जीवन साथी दोनों के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है वो आप आज ही बना करके तैयार कर सकते हैं। और स्व घोषणा पत्र तो आपको सीधा खुद का साइन करके पढ़ना है। तो उसमें आपको सिर्फ प्रिंट करके उसका प्रिंट लेकर के उसमें अपनी जानकारी भर करके साइन करके उसकी PDF है वो अपलोड करनी है। इसके अलावा जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षों में योजना के अंतर्गत आवेदन किया तो गया था लेकिन उनका अगर चयन नहीं हुआ है तो वो आवेदन के पात्र हैं। फॉर्म भरा था लेकिन चयन नहीं हुआ, यानी आपने यात्रा की है तो आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर यात्रा नहीं की है, भले आपने गत साल फॉर्म भरा हो और आपका नंबर नहीं आया हो, तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और रेल और हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त होने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड और ऑनलाइन इंदराज कराने के उपरांत अनुमति करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा। यानी कि जैसे ही लिस्ट जारी होगी, जो मेन सूची जारी होगी, उसके साथ में 100% यानी जितने लोग यात्री है उतनी की उतनी प्रत्यक्ष सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उसमें
मान लो जैसे एन टाइम पे जो ट्रेन का शेड्यूल होगा, रवाना होगी, उससे कुछ घंटे पहले तक अगर जो भी यात्री जिनका सिलेक्शन हुआ है वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो जितनी सीटें खाली रहेगी उसके अनुसार रिजर्व जो लिस्ट है उसमें से जो भी है लोग हैं उनको कॉल किया जाएगा और उन लोगों को तुरंत उसी स्थान पर पहुंचना पड़ेगा जहां से ट्रेन वगैरह है वो रवाना हो रही है। तो ये विशेष इम्पोर्टेंट बात है कि जो इनका भी नाम मेन लॉटरी के अलावा अगर वेटिंग में है तो भी वो तैयार रहे। और वे आवेदक जो गत वर्षों की लॉटरी में चयनित हो चुके हैं लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भी यात्रा संपन्न नहीं की, ऐसे आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो आपने फॉर्म भरा था और नंबर नहीं आया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म भरा, आपका लॉटरी में नंबर भी आया था, आपके पास कॉल भी आया था, लेकिन आपने यात्रा नहीं की तो फिर आपका चांस गया। अब आप इस बार आवेदन नहीं कर सकते। आवेदनकर्ता स्वयं या उसके जीवन साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि सेवानिवृत्त होने वाले जो भी कर्मचारी है अगर वो राजपत्रित अधिकारी है स्वयं या उनका जीवन साथी तो वे योजना में आवेदन नहीं कर सकते। तो ये भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब अपात्र कौन होंगे? तो ऐसा व्यक्ति जिसने देवस्थान विभाग की योजना पूर्व में यात्रा कर ली है तो वो पात्र नहीं होगा, या लॉटरी में चयन हो गया लेकिन स्वैच्छिक रूप से नहीं, वो अपनी इच्छा से यात्रा पर नहीं गया तो भी इस वर्ष वो पात्र नहीं होगा। और ऐसा भी पाया गया है कि यात्री ने असत्य जानकारी देकर या किसी तथ्य को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे अन्यथा यात्रा हेतु अयोग्य बता देते हैं, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप कोई तथ्य छुपाते हैं और गलत जानकारी देते हैं तो भी आपका फॉर्म में कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब सहायक की बात करें तो सहायक कौन ले जा सकता है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो आवेदक अपने साथ जीवन साथी या सहायक में से किसी एक को ले जाने को अनुमत होगा। मान लो कोई वरिष्ठ नागरिक है जिसकी उम्र 65 साल है और वो अपने जीवन साथी का नाम भर देता है तो वो जीवन साथी उनके साथ में अलाउ है, उसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, जो मेन आवेदन करता है जीवन साथी का ऑप्शन उसमें अगर सेलेक्ट करता है तो जीवन साथी का भी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में बताना होगा कि उसका जीवन साथी या सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जीवन साथी का भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें तो आपको जीवन साथी वो सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपका नंबर लॉटरी में आता है तो। और आवेदन पत्र में सहायक का आधार नंबर अनिवार्य है और सहायक एक ही यात्रा में अनुमत होगा। तो जो भी जीवन साथी या सहायक है वो सहायक कब होगा उसके लिए भी मैं आगे बता दूंगा। जीवन साथी है वो तो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, लेकिन 60 अगर सहायक के लिए है वो कब होगा कि आवेदक के जीवन साथी की आयु यानी दोनों में से पति पत्नी दोनों में से किसी भी आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदन यात्रा कर सकेंगे। यानी मान लो जीवन साथी की आयु कम है लेकिन वो सहायक के रूप में साथ में यात्रा कर सकते हैं। अगर मान लो पुरुष है वो 62 साल का और महिला है वो 58 साल की या 60 साल की नहीं हुई है लेकिन वो जीवन साथी के रूप में है तो वो सहायक के रूप में साथ में जा सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी मान लो पति और पत्नी दोनों यात्रा कर रहे हैं तो उनको सहायक अलाउ नहीं होगा। लेकिन एक विशेष बात है कि यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है और आवेदन में सहायक पंजीकृत है, यानी आपने जो फॉर्म भरा उसमें सहायक के लिए भी आपने ऑप्शन दिया है, तो विशेष परिस्थिति में आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत है वो किया जा सकेगा। यानी 75 वर्ष से अधिक की अगर आयु के बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में दोनों पति पत्नी है तो भी एक सहायक है वो अनुमत किया जाएगा। और यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है और उसने अकेले रेल यात्रा तो आवेदन किया है। मान लो अकेले आवेदन किया है लेकिन उसके जीवन साथी मान लो नहीं है और 70 साल से अधिक उम्र है तो वो सहायक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आवेदक की आयु 70 साल से कम है तो उनको सहायक अनुमत नहीं होगा, जीवन साथी वो अनुमत होगा, ये जरूर ध्यान रखें। और हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं है किंतु मूल आवेदक पति या पत्नी होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा के लिए अनुमत होंगे। यानी सीधी सी बात है कि अगर जीवन साथी है तो वो भले 60 साल से कम का है, एक दोनों में से अगर 60 साल से कम का तो भी चलेगा। लेकिन अगर मान लो पति पत्नी दोनों में से कोई एक यात्रा कर रहा है, उसने जीवन साथी का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है और आवेदक की आयु 70 साल से अधिक है तो उसको सहायक अनुमत होगा। 70 साल से कम आयु है तो सहायक अनुमत नहीं होगा। और यदि आवेदक विशिष्ट योग्य जन श्रेणी में है यानी दिव्यांग है तो भी आवेदक को भी रेल आयुक्त जो देवस्थान विभाग है उसके द्वारा सहायक है वो अनुमत किया जा सकेगा। और रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक है। यानी रेल यात्रा में जो भी सहायक होगा वो यात्री उसका संबंधी कोई न कोई रिलेटिव होना जरूरी है। और विशेष परिस्थितियों में
अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में अनुमत करने का अधिकार होगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हो कि किसी का एकदम ब्लड रिलेशन वाला कोई नहीं हो तो फिर वो किसी अन्य को भी ले जा सकते हैं। और रेल यात्रा में सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जो भी सहायक होगा उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होगी और अधिकतम 50 वर्ष। और सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो यात्री को अनुदेय है। इसके अलावा यात्री, जीवन साथी और सहायक यात्रा संबंधी समस्त दिशा निर्देशों को पालन हेतु बाध्य होंगे, यानी जो भी नियम वगैरह उनको सभी को पालन करना पड़ेगा। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदन जो है पोर्टल पे जो लिंक उसके माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और ये पोर्टल है 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया था कि अंतिम तारीख भी बहुत नज़दीक है, यानी 10 जून तक आवेदन है। अब आवेदक और उसके साथ जाने वाले जो भी सहायक है या पति पत्नी जो भी है, उनके पास में जन आधार कार्ड होना जरूरी है। और आवेदन पत्र में अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में आपको अंकित करने पड़ेंगे, यानी लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे 3 स्थान मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में आवेदन जब सबमिट हो जाए तो उसकी प्रिंटेड कॉपी आप अपने पास रख लें। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जनाधार हेतु पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर ले। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपके जनाधार में कोई गड़बड़ है या नाम की गड़बड़ है या मान लो खास करके आयु संबंधी कोई मिस्टेक है तो उसको आप पहले अपडेट करवा लें। और आवेदक का फोटो और दस्तावेज अपलोड करने और अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जनाधार से डाटा ले लेगा तो आपको फोटो भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जनाधार है वो आप जरूर अपडेट करवा लें, चेक कर लें। अब इसके लिए और क्या प्रावधान रहेंगे, तो आवेदक जब फॉर्म भरेगा तो उस समय 2 परिचित व्यक्तियों के नाम और उनके मोबाइल नंबर आपको भरने पड़ेंगे। जो आपके परिचित है, मोबाइल नंबर है, जिनसे किसी भी आपात स्थिति में अगर संपर्क किया जाए, ऐसे लोगों के नाम, यानी आपके परिवार के मित्र कोई हो या परिवार के लोग हैं, उन 2 नाम को भी और उनके मोबाइल नंबर को भी आपको फॉर्म भरते समय भरना होगा। मैंने पूरा पिछले साल वीडियो बना करके बताया हुआ है किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। और यात्रियों का चयन है वो जिला मुख्यालय पे जो भी कमेटी होती है जिला स्तरीय, उसके द्वारा लॉटरी से होता है और लॉटरी है वो कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। और उसके बाद में देवस्थान की वेबसाइट पे वो लिस्ट है पूरी अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। मैंने पिछली बार भी या जो भी लिस्ट है वो भी आपको डाउनलोड करके बताई थी। और चयनित यात्री को स्वास्थ्य यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी जो निर्धारित चिकित्सालय प्रमाण पत्र यात्रा के समय पेश करना होगा। अब ये 2 बात है, मैं आपको पहले बता दूं कि अभी तो एक तो आपको फॉर्म भरेंगे उस समय चिकित्सा प्रमाण पत्र है आपको पेश करना पड़ेगा, यानी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट, चिकित्सा प्रमाण पत्र। एक प्रमाण पत्र अभी आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरा प्रमाण पत्र जब आपका नंबर, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में आगामी दिनों में हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक भी नंबर आ सकता है, अलग अलग यात्राओं का अलग अलग शेड्यूल होगा। तो जब भी आपका नंबर आता है यात्रा में, उससे पूर्व आपको नया चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और वो चिकित्सा प्रमाण पत्र 15 दिन पूर्व का होना अनिवार्य नहीं, यात्रा से 15 दिन पूर्व का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो आज चिकित्सा प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो 4 महीने बाद काम आएगा, उस समय आपको नया बनाना पड़ेगा और यात्रा शुरू होने से 15 दिन के अंदर अंदर का होना चाहिए। और चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है तो उसकी सूचनाएं हेल्पलाइन पर समय पर देनी होगी, अन्यथा उससे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। मान लो आपने आवेदन किया, आपका लॉटरी में चयन हो गया, लेकिन परिवार की ऐसी परिस्थिति होगी कि आप नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ सूचना देनी होगी, ताकि आपकी जगह किसी और को वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो आपकी सीट है वो वैकेंट रहेगी और ऐसी स्थिति में आप अगले साल फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आपका लॉटरी में नाम आ जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। और यात्री को चयन है वो जिला स्तर से होगा, अलग अलग जिले का अलग अलग कोटा है और उस कोटे के अनुसार है वो जो भी लिस्ट जारी होगी वो लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा। और जितनी भी लिस्ट जारी होगी कंप्यूटराइज जो ड्रॉ होगा उसमें 100% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट है वो भी बनाई जाएगी। यानी मान लो 100 आवेदक लेने हैं तो 100 वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और उन अतिरिक्त जो आरक्षित सूची होगी एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। एक तो वेटिंग मेन लिस्ट होगी, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट और उसके बाद में एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी होगी। तो आपको दोनों लिस्टें पोर्टल पे साइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका नाम मेन लिस्ट में है या वेटिंग में है। और वेटिंग लिस्ट वालों को भी कभी भी कई बार होता है कि जब ट्रेन रवाना होती है और उससे कुछ समय पूर्व तक अगर सीटें खाली रहती है तो ऐसी स्थिति में उनको बुलावा जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है वो आप अपडेटेड रखें और अगर आपको नंबर आता है तो आपको कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँचना होता है और आप यात्रा के लिए पात्र हो जाते हैं। और लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ में अगर पति या पत्नी जीवन साथी को अगर सहायक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी। अगर जीवन साथी का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है और लॉटरी में चयन होने पे जितने भी सीटें वगैरह होगी उनमें से अगर जितने जीवन साथी होंगे उसके हिसाब से सीटें वो कम कर दी जाएगी, नहीं उनका है वो तय होगा यात्रा। अब रेल और हवाई यात्रा की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। पहले हवाई यात्रा की लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद में जो भी शेष रहेंगे उनके लिए रेल यात्रा का प्रावधान रहेगा।
और चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल पे जिला कलेक्टर कार्यालय और देवस्थान विभाग के जो भी कार्यालय है वहाँ भी आपको मिल जाएगी। और पोर्टल में आपको बता भी दूंगा कि पोर्टल पे कैसे देखेंगे। गत साल मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है। और केवल वह व्यक्ति जिसका चयन किया हुआ यात्रा पे जा सकेगा, यानी जिसका चयन हुआ उसकी जगह कोई दूसरा नहीं जा सकता। और यदि पति पत्नी ने पृथक आवेदन किया और एक का ही लॉटरी में चयन किया गया और जीवन साथी का लॉटरी में चयन नहीं हुआ है तो उसे भी यात्रा पे भेजने हेतु देवस्थान विभाग निर्णय ले सकेंगे। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया हुई। लॉटरी मैंने आपको बता दी जिला कलेक्टर के द्वारा होगी और उनकी लिस्ट है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। रेल यात्रा है तो जो भी रेल में अनुरक्षक यानी एस्कॉर्ट के रूप में अन्य देवस्थान विभाग के या राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी वगैरह वो होंगे, अगर मान लो वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य राज्य के निगम मंडल के अधिकारी कर्मचारी वो भी जा सकेंगे। उसके लिए भी पूरा एक फॉर्म होगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा प्रत्येक कोच में 2 अनुरक्षक जो साथ में होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, और इस तरीके से प्रत्येक कोच में 2 अनुरक्षक की दर से कुल 20 अनुरक्षक होंगे। एक चिकित्सा अधिकारी यानी एक डॉक्टर की सुविधा भी होगी, 2 नर्सिंग स्टाफ भी लगाए जाएंगे और आवश्यक होने पर एक अधिस्वीकृत पत्रकार को भी भेजा जा सकेगा। और किसी भी असाध्य बीमारी से ग्रसित नहीं हो इसका सर्टिफिकेट तो आपको पहले देना पड़ेगा, लेकिन कोई अचानक बीमार हो जाए तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। और किसी भी प्रकार की अगर ड्यूटी में लापरवाही है तो उसके लिए देवस्थान विभाग को सूचित किया जाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब मान लो यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो भी व्यवस्था है जिला स्तरीय कमेटी है वो तय करेगी। और एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोड़ेगा तो उसे ऐसी सुविधा सरकार द्वारा और नहीं दी जाएगी, यानी दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। और विशेष परिस्थिति में अगर यात्रा छोड़ना आवश्यक हो तो साथ में मौजूद जो प्रभावी अधिकारी और अनुदेशक है उसकी आज्ञा से ही वो छोड़ सकते हैं और फिर आगे की यात्रा उनको अपने स्वयं के व्यय पे करनी पड़ेगी। वही यात्रा की लॉटरी है वो भी साथ में निकाली जाएगी और उसमें वो 2 अनुरक्षक लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें जो भी सहायक है उसका प्रावधान नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। और 80 साल के अगर अधिक व्यक्ति है तो उनको हवाई यात्रा के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु निर्धारित स्थान जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक स्वयं के वैसे पहुंचना होगा, यानी जहां से भी ट्रेन रवाना होगी वहां तक आपको खुद यात्रा करनी है। ट्रेन में बैठने के बाद में पूरे यात्रा स्थल पे आपको पूरा जो भी खर्चा है, चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ सुविधा आपको विभाग की तरफ से दी जाएगी और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो साथी पिछले साल जो गए हुए हैं उन लोगों का जो अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो लेकिन जब वापस आएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पे उतारा जाएगा और वहाँ से आपके घर तक की यात्रा वो आपके स्वयं के वैसे करनी पड़ेगी। और यात्रियों को यात्रा केवल सामूहिक रूप से होगी, यानी पूरी ट्रेन वगैरह होगी तो उसमें जो भी सामग्री वगैरह आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो आपको अपना खुद का व्यय करना पड़ेगा। जो भी भोजन वगैरह या अन्य सुविधाएँ वो सरकार की तरफ से दे होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी व्यक्ति या बच्चों को भले ही वो यात्रा का व्यय देने तो तैयार हो, यात्रा में साथ में नहीं ले जा सकते, यानी छोटे बच्चे वगैरह वो अलाउ नहीं है, सिर्फ वरिष्ठ नागरिक ही अलाउ है या उनका सहायक है वो अलाउ है। और अगर कोई दूसरी सुविधा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपको स्वयं के भुगतान पे करना होगा। जो भी विभाग की तरफ से आपको भोजन चाय नाश्ता वगैरह या दर्शनीय स्थल की जो भी वहाँ की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएँ वो विभाग की तरफ से होगी। तो ये कुछ सामान्य बातें थी। आप सामान्य रूप से जैसे यात्रा करेंगे तो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है वो शयन का समय रहेगा और यात्री अपने भी बर्थ पे शयन करेंगे। और उसके अलावा जो भी चाय नाश्ता का वगैरह जो भी प्रोग्राम होगा या जो भी शेड्यूल होगा उसके अनुसार उनको सारा जो भी है वो व्यवस्था दी जाएगी। अब इसके लिए कमेटी वगैरह भी बनाई गई है तो वो सामान्य बातें जिला लेवल पे भी कमेटी होगी। इसके अलावा ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मान लो कोई कर्मचारी अनुदेशक के रूप में नहीं उनके साथ में जाना चाहता है तीर्थ यात्रा के रूप में, तो अगर हवाई यात्रा के रूप में जाना चाहता है तो उसको सूर्यमान आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को एक ईमेल भेजना पड़ेगा अपनी स्वीकृति का, कार्मिक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर, एम्प्लॉय आईडी, पद नाम, विभाग का नाम और वेतन पे स्केल वगैरह कौन कब सेवा में प्रवेश किया और क्या आप गत साल पशुपति काठमांडू गए हैं तो यस अन्यथा नो विवरण भरना है और अपनी सहमति देनी है। और आपको ईपी कार्ड है वो भी पासपोर्ट या ईपी कार्ड आपके पास रखना है, क्योंकि नेपाल के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अपना मूल पहचान पत्र है, ईपी कार्ड है वो भी चलेगा और क्रमांक आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में साइन करने के बाद में उस एप्लीकेशन को आपको विभाग कार्यालय अध्यक्ष से उसकी सहमति भी आपको यहाँ उसमें करनी पड़ेगी। तो आपके कार्यालय अध्यक्ष भी इस पर टिप्पणी करेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद में जो विभाग अध्यक्ष है वो सहमति देंगे और उसके बाद है आपका चयन है वो अनुदेशक रूप में हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप
रेल यात्रा में अनुद्देश्य के रूप में यात्रा करना चाहते हैं या तो कार्मिक का नाम, पिता का नाम, एम्प्लॉय आईडी, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, ये सारे सेम होगा। इसमें भी आपको वरीयता भरनी पड़ेगी, किस तीर्थ स्थान के लिए आप वरीयता नंबर दे रहे हैं 1, 2। फिर उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष की सहमति भी आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद में ये जो लिस्ट है रेल यात्रा द्वारा जो भी 15 स्थान है उनके 2 के नाम आपको भरने पड़ेंगे, आपके खुद के साइन होंगे। उसके बाद में आपके जो भी कार्यालय अध्यक्ष है वो साइन करेंगे और ये सहमति भी आपको एप्लीकेशन के रूप में देवस्थान विभाग, आयुक्त देवस्थान विभाग को भेजनी पड़ेगी और वहाँ से अनुमति आने पे आपको अनुदेशक के रूप में जाने का मौका मिल सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि स्व घोषणा कैसे पत्र तैयार करेंगे, उसके अलावा डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको कहाँ मिलेगा। तो और ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, पहली बात। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहीं भी मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इस साइट पे चाहते हैं, इस जो मेन साइट है इस पर जाएँ, अगर जा करके अपनी ये PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ जाने के बाद में इस साइट पे आपको यहाँ एक तो ये ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, उसमें ये एक ऑप्शन है योजना है। इस योजना पे आपको क्लिक करना है। यहाँ योजना पे क्लिक करेंगे तो आपको वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 है, इसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यानी संपर्क सूत्र अगर चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, चिकित्सीय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, फिल करना है, यहाँ से भरना चाहें तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको भर करके डॉक्टर के साइन करवा कर आपको तैयार रखना है। इस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, स्व घोषणा है तो आपको यहाँ मिल जाएगा, रेल यात्रा हेतु जो आवेदन पत्र है, अगर अनुदेशक के आवेदन पत्र आपको यहाँ मिलेगा, हवाई यात्रा के लिए आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना। और यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप गेजेटेड ऑफिसर है, रिटायर्ड सेवानिवृत्त हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें। और मैं बहुत जल्दी अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन मिलेंगे तो उनका आवेदन भी भर करके आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।